पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और मुआशी उमूर के माहिर शौकत तरीन साहब अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत तरीन साहब, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट जो आई है वो भी बड़ी तशवीशनाक है, और अब जो डॉलर की कैप हटाई गई है इससे आपको लगता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? डॉलर तो कंट्रोल अभी होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखें इस सारी चीज़ के बीच में आपको जो बुनियाद है उसको देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह हो रही है जिसमें डॉलर जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है। और वो ये वजह है कि ये जो आपका जो डॉलर का फुकदान है, डॉलर इस वक्त आपके पास है नहीं, सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसे है नहीं, तो लोग जो हैं उनको उनकी कोई ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात वो पूरा कर रहे हैं आपके हवाला के डॉलर से जो बाहर से आता है। इस वक्त एक्सचेंज रेट कंपनीज़ के पास भी इतने डॉलर नहीं है कि वो पूरी की पूरी वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकें। तो हवाला का रेट जो है वो एक किस्म से प्रॉक्सी बन गया है जो पहले इंटरबैंक रेट होता था। तो इसलिए वो अभी आपने देखा जैसे ही इन्होंने रुपए को छोड़ा इंटरबैंक को, तो वो तकरीबन उसी लेवल पे आ गया जिस पे जो हवाला का रेट 265 वगैरह पे चल रहा है, तो ये 255 पे तो आ गया है, 255 257 पे। तो ये वजह ये है कि ये सप्लाई एंड डिमांड की बात है। अच्छा, अब ये किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है? कंट्रोल इस तरीके से करना है कि इन्होंने अभी अपना जो है जो डॉलर है जो आपका जो फॉर्मल चैनल से आना है वो उसकी जो है सप्लाई को बढ़ाना है। इसका मतलब वो कैसे बढ़ेगा भाई? वो बढ़ेगा कि अगर आप इस वक्त तो बिल्कुल कोई भी पैसे आपको नहीं दे रहा, ना आपकी दोस्त ममालिक दे रहे हैं, ना आपका मल्टीलैटरल एजेंसी जैसा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह वो दे रहे हैं, और वो क्यों नहीं दे रहे ये? और ना ही आप मार्केट में जा सकते हैं। तो क्यों नहीं दे रहे? वो इसलिए नहीं दे रहे कि आपने IMF के साथ जो मुआहदा किया है उस पर आप जो है वो अमल नहीं कर रहे। तो आपको IMF के साथ जो मुआहदे पे अमल करना, ये इल्जाम तो आपके ऊपर भी आता है कि आपने मुआहदा तोड़ा, बड़े तवातुर से ये हुकूमत लगाती है। दूसरा ये भी जरा क्लैरिफाई कीजिएगा कि अगर आपकी ही हुकूमत रहती, कंटिन्यूटी रहती, ये जो इंस्टेबिलिटी का तासुर पैदा हुआ ये ना होता, तो हम कहां पे होते ये रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से? देख जी, पहली जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो बहुत कुछ और भी इल्ज़ाम लगाते हैं। वो तो मलबा जो है हमारे पे 10 महीनों से ये फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी कोई चीज़ 10 महीने तक भी कोई मलबा फेंका जा सकता है? पहली बात तो यह है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा था। हमने एक पेट्रोलियम 4 महीनों के लिए फ्रीज़ की थी, उसकी कीमत जो थी 466 बिलियन रुपए थी, जो मैंने गिन के दिखा दी थी। हमने किस तरीके से उसको पूरा करना था। लेकिन चले ये कहते हैं कि जी आपने फ्रीज लगाई तो वो ठीक नहीं थी, तो उसकी कॉस्ट जो थी वो एक्सक्यूज मी 100 बिलियन रुपए हर महीने की थी। उस वक्त आप जनाब अप्रैल में ये हमारा PSDP को 100 बिलियन से कम करते और वापस प्रोग्राम में शामिल हो जाते या चला देते फिर से। तो उसमें तो ये अभी ये बहानेबाजी है। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी फिर, और ना ही सस्पेंड हुआ था। उन्होंने कहा था 2 सवालों के जवाब दे दें जो हमने दे दिए थे, तो उसको छोड़ दें। अभी जो इन्होंने हम होते तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स चल रही थी वो 28 से 30% पे ग्रो कर रही थी। हमारी इकोनॉमी 6% पे ग्रो कर रही थी। हमारी जो इन्फ्लेशन थी 12% पे थी, और वो सब सुपर साइकिल के बाद सुपर साइकिल आ चुका था। तो हमारा इस साल के बीच में एक्सपोर्ट होती, जो गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती 45 बिलियन होती, हमारे रेमिटेंसेज और RDA जो 35 बिलियन होता, 80 बिलियन के हमारे इनफ्लोज होते, और 2.5 बिलियन FDI होता, 82.5 बिलियन। तो 75 बिलियन की हमारी इंपोर्ट भी होती, तो हमारे पास इतने पैसे थे कि हम डेट भी उसमें से पे कर लेते। तो हमारे ना ही इसमें ग्रोथ में कमी आनी थी, और ना ही ये इन्फ्लेशन ऊपर जानी थी, और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जानी थी, क्योंकि हमारी इकॉनमी चलती हुई इकॉनमी थी जिसको इन्होंने बिगाड़ दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपको क्या सूरत नजर आ रही है? आपकी पार्टी के बारे में कहा जा सकता है फिलहाल कि आप गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो एक ऐसी ये गवर्नमेंट आपको एक ऐसा मुआहदा दे के जाएगी जिसमें डॉलर जाहिर है मार्केट बेस्ड होगा। आपने भी रखा हुआ था, मार्केट बेस्ड ही था उस जमाने में भी, लेकिन अब जो है आप इस सूरत हाल को कैसे संभालेंगे? इकोनॉमी के बारे में खुद स्टेट बैंक कह रहा है, और स्टेट बैंक के गवर्नर के बारे में आप जानते हैं कि इसहाक डार साहब
के ही मुंतखब करना है। वो कह रहे हैं कि 2% से भी कम रहेगी ग्रोथ। 2% तो ये तो बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं। ये नेगेटिव ग्रोथ होगी। अच्छा। ये जीरो ग्रोथ होगी या नेगेटिव होगी। तो ये तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ। दूसरी चीजें हम क्या करेंगे, हम देखें सीधी सीधी जो बीमारी है उसको अटैक करेंगे ना। इस वक्त आपकी बीमारी ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और जो लोग हैं वो जाहिर है ये समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ज़्यादा देर रहेगी नहीं और ना ही ये इलेक्ट होगी, बिकॉज जितनी भी बाई इलेक्शन हुए हैं वो ये हुकूमत हारी है, 75% हारी है। तो वो जिस वक्त आप इलेक्शंस हो जाएंगे और हमारी हुकूमत आ जाएगी इंशाल्लाह मेजॉरिटी के साथ आएगी, तो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इन्वेस्टर जो है वो एक किस्म से वो वापस आना शुरू होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो इस वक्त फुकदान है वो डॉलर का फुकदान है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है तो हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो हो नहीं रही और हमारी इकॉनमी स्टैंड स्टिल पे है। तो हमने पहले आके वो इकदाम लेना है जिससे हम डॉलर की फरावानी कर सकें और उसके बीच में बहुत प्रोग्राम्स हैं जो कि चंद मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन बाकी काफ़ी प्रोग्राम है जिसका हम पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इस किस्म का हमारा जो क्राइसिस था वो 2018 में भी हमने फेस किया था और उसको हमने स्टेबलाइज इकॉनमी को किया था और आखिरी 2 साल हमारे थे वो मतलब एक रोबस्ट हमारी ग्रोथ हुई। तो अभी भी हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसके बीच में हम जाहिर है कि हम ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे। हम जो इंटरनेशनली पाकिस्तानीज हैं उसमें अवाम जो वो लोग उनका एतबार इमरान खान में बहुत ज़्यादा है। इमरान खान उनसे मदद लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम जो है एक वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपनी एलसीज जो हैं उसको डिफ़र करने की कोशिश करते हैं। अपने ये जो इदारे हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, आईडीबी, इनके सपोर्ट से और वो 10 से 15 बिलियन डॉलर की हम उसको वो कर सकते हैं। तो ये सारी और भी बड़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और ये रशियन ऑयल जो है एक्सपोर्टाइट करेंगे। 20-25 बिलियन डॉलर का हमने एडिशनल पैसे लेके आना है विद इन 6 मंथ्स। अच्छा शौकत तरीन साहब, यकीनन रुपया जब स्टेबल होगा। जी शौकत तरीन साहब, आप जो बात करें यकीनन आपने कोई प्लानिंग की होगी, लेकिन डेफिनेटली जिस नहज पे इस वक्त हमारी मईशत है मुश्किलात तो होंगी। आप क्या समझते हैं क्या मुश्किलात आपको अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आते साथ ही पेश आएंगे और कैसे आप उनसे निपटेंगे? देखें कि जो मुश्किलात हैं वो तो आपके सामने आ गई हैं ना, ये सबको हमें फेस करनी पड़ेंगी। इन्फ्लेशन अब हाइपर इन्फ्लेशन होगी। आप देखेंगे ये अभी जो इन्फ्लेशन जो अभी IMF के प्रोग्राम जो ये अभी करने जा रहे हैं और उनकी जो एक किस्म कंडीशनैलिटीज़, तो ये आपकी SPI जो है ये 45 से 50% तक फिर चली जाएगी और आपकी जो CPI है वो पहले 27 पे गई थी, अभी तो मेरे ख्याल में 30% से ऊपर चली जाएगी। तो ये पहले तो सबसे बड़ी ये होगी। दूसरी ये है कि इकॉनमी को फिर से हमने स्टार्ट करना होगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट है जो इस वक्त जो टेक्सटाइल कह रही है 5 से 7 मिलियन हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, बाकी इंडस्ट्रीज कह रही हैं, इसको हमें रोकना होगा, कम करना होगा। और जो ये उस दिन इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमें 3 साल लगे इकोनॉमी को रिवाइव करने में, इंडस्ट्री को चलाने में। अब आपको कितना अरसा लग सकता है? आप क्या समझते हैं अगर आपको हुकूमत मिले तो कितने अरसे में इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है, दोबारा चल सकती है, पॉजिटिव ग्रोथ आए? देखें जी, रिवाइवल देखें जी शुरू में 3-6 महीने में तो नहीं होगा। ये रिवाइवल कम से कम 1.5 साल तो लगेगा। पहले 3 साल तो नहीं लगे उनको, 2 साल जो है, 2 साल के बाद तीसरा साल जो था 5.74% था और चौथे साल 6% था। तो 2 साल लगे, उसमें से 1 साल तो आप निकाल देना, वो कोविड का था। तो कोविड को आप निकालें तो उन्होंने तकरीबन 1-1.5 साल में इकॉनमी को खड़ा कर दिया था। तो इस दफ़ा भी यही है कि 1.5-1 साल तो ज़रूर लगेगा। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब हम ये हुकूमत है, ये गलती कहां कर रही है? पहली गलती तो ये इन्होंने ये की कि इन्होंने एक जिसको कहते हैं ना वो शेर आया वाला जो इन्होंने रट लगाई कि भाई आते इन्होंने, क्योंकि इनके पास और तो कहने को कुछ था नहीं। हमारी परफॉर्मेंस जो इनको सामने आई वो इकनॉमिक सर्वे में वो बहुत अच्छी थी। तो ये और क्या करते, तो इन्होंने कहा ओहो अभी ये जो 9 महीने में जो हुआ तो हुआ, 3 महीनों में जो फिस्कल डेफिसिट है वो इनको कोई तकरीबन 3.8 ट्रिलियन रुपए जो है ज़्यादा इनको कर्जा लेना पड़ेगा। हालांकि 9 महीने में 2,200
2.6 ट्रिलियन था, और इन्होंने कहा जी 3 महीने में 3.8 ट्रिलियन और लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी 9 महीने में 13.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये 12 महीने में 22 बिलियन हो जाएगा। जब ये ऐसी इन्होंने इररिस्पॉन्सिबल बातें शुरू की तो मार्केट जो है वो एकदम वो टेल स्पिल में चली गई, वो डर गए, और IMF भी डर गया। उन्होंने कहा ओहो ये तो हमें गलत बातें बता रहे थे ये शौकत तरीन इनको, हालांकि जो हम कह रहे थे वो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि बाद में नंबर्स वही आए। तो अब जब ये इनकी एक दफ़ा जब जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम मतलब चला जाता है एक मार्केट से, उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दौरान के बीच में इन्होंने IMF के साथ देर लगाई, या IMF ने इनके साथ देर लगाई, और जो इन्होंने उनके साथ जो इन्होंने अपने मुआहदे किए, फिर से जो मुआहदा किया वो इतने सख्त शराइत थी कि वो इनको पूरा करना मुश्किल होना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब उसी चक्कर में फिर इन्होंने एकदम एक स्टेप पीछे ले लिया। 4 महीने हो गए हैं अभी तक वो IMF से मुआहदा जो है आगे चल नहीं रहा, उससे और फिर एक अनसर्टेनिटी होगी, और फिर सब लोगों ने लिंक कर दिया कि जब तक IMF का प्रोग्राम आप साइन नहीं करेंगे हम पैसे नहीं देंगे। तो ये जो है ये इनके अपने जो करतूत हैं उनकी वजह से ये हमें इधर लेके आ गए। बहुत बड़ा तरीन साहब हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर नजर आया है कि इसहाक डार साहब एक बात करते रहे और उस तरह कुछ भी नहीं हुआ। यानी उन्होंने कहा कि रुपया यहां पे होगा, रुपया वहां से कहीं नीचे चला गया। इतने बड़े पॉलिसी फेलियर से बचा जा सकता था? बिल्कुल बचा जा सकता था। देखिए जी, पहले तो इनको ह्यूमिलिटी दिखानी चाहिए थी कि भाई ये लोग जो करके गए हैं वो एक काम बुरा नहीं करके गए, उसी को पिक करते, उसी के ऊपर बिल्ड करते। और वो जो हमारा जो इनका मंत्र था कि जी इन्फ्लेशन ज़्यादा ही, तो कोशिश करते उस जिधर हम इन्फ्लेशन छोड़ के गए हैं उससे कम करते। हम जब कह के गए कि रूस से आप तेल को लेना चाहिए, जाके लेते। इसमें कोई बड़ापन नहीं है कि अगर जो अच्छी चीज़ हो रही है वो ना की जाए। इन्होंने हर वो चीज़ जो हमारी जो पॉजिटिव हो रही थी उसको निगेट करने के लिए फिर कोई पॉलिसीज़ जो हैं उसके ऊपर जो है एक किस्म से रिग्रेसिव वो एक्शंस लिए। उससे ये है कि एक जब टेल ये जाने स्लिपरी स्लोप पे गए तो फिर डार साहब भी आ गए। जब डार साहब आए तो उस वक्त उनको चाहिए था कि कहते कि यार वो जो मलबा डालना था वो मिफ्ता पे डाल देते, और उसके बाद कहते कि जनाब मिफ्ता साहब तो पहले ही रो रहे हैं, एक्सचेंज रेट है जी, तो वो तो रो रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो ये तो अब उन्होंने तो इनको रुला दिया है। बिकॉज इन्होंने तो बढ़के मारी थी ना कि जी मैं आंख में आंख डाल के IMF को ये कह दूंगा, रेटिंग एजेंसी को मैं अपनी जबान में समझा दूंगा, डॉलर को मैं जनाब 200 से नीचे लेके आ जाऊंगा, तो फिर आई डोंट केयर। तो जब ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो उसका जो, लेकिन तरीन साहब आपसे भी एक मुझे याद है कि जब आप वजीर खजाना से, तो आपने भी बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम समझा लेंगे IMF को, हम समझा लेंगे, हम IMF से बात कर लेंगे। कॉन्फिडेंस तो आपका भी काफी रहा है। क्या ये कॉन्फिडेंस आज भी, अब इस डिबैकल के बाद, क्या आप समझते हैं कि आइंदा जब आपको डील करना पड़े तो आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ डील कर सकेंगे? देखिए जी, मैंने जब ये कहा था हम उनको समझा देंगे, वो उस वक्त था जब मैं शुरू में आया था और मैंने देखा था $500 मिलियन इन्होंने लेके, और इन्होंने 700 रुपए की एग्जेम्पशंस वो कर ली थी, एग्री कर ली थी टैक्स एग्जेम्पशंस के, वो हम हटा देंगे। इन्होंने कहा था 5 रुपए, ये 4 रुपए 95 पैसे जो है हम बेस रेट इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ा देंगे, और स्टेट बैंक की हम बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट कर देंगे। मैंने कहा मैं उनसे बात करके समझा। उस वक्त मुझे ये मालूम था कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमें 3-6 महीने तक हम जो बेसिकली जो इनके साथ नेगोशिएट करेंगे तो वो हो सकती है। और मैंने किसी वक्त भी उनके साथ नेगोशिएशन नहीं तोड़ी थी, मैं उनके साथ नेगोशिएट करता रहा था, और उनके से वही किया मैंने। 700 से 350 पे किया, वो जो 4 रुपये 95 पैसे उसको 250 पे लेके आया, और हमने उस स्टेट बैंक में भी रद्दबदर करके कर दिया। लेकिन आप जो अगर कहेंगे आई डोंट केयर और इस किस्म की हरकतें करेंगे तो वो फिर अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो लोग भी इदारे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब एज एन इकोनॉमिस्ट अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? IMF से डील हो जाएगी, हमें प्रोबेबली सऊदीज भी पैसे दे दें, हमें कुछ और भी, चाइनीज भी शायद कुछ रिलीज कर दें रोल ओवर के सूरत में, या कुछ नए भी दे दें। बेस्ट केस सिनेरियो आपको क्या बनता नजर आ रहा है टुवर्ड्स द इलेक्शन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हम फर्ज कर लें कि अगर पहले नहीं भी होते? देखें जी, आप फर्ज ना करें ना, आप मेरे से बेस्ट केस आप पूछ रहे हैं ना। बेस्ट केस ये है कि ये एग्रीमेंट जो करना है इन्होंने IMF से ज़रूर कर लें,
लेकिन उसके बाद ये तो इनके लिए वर्स्ट केस जो होगा election politically। चले जाएं। अच्छा शौकत तरीन साहब, अभी तो वो अभी भी वर्स्ट केस होगा अगर ये चलते रहे इस तरीके से, और अगले 3 महीनों में और इन्फ्लेशन बढ़ गई 50% पे हो गई, जो बढ़ेगी और अगर वो IMF से इनके प्रोग्राम लिए होता और भी वर्स्ट केस होगा। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसको शौकत चाहना तरीन साहब- चाहिए, और जो नई जो जी। इंटरम गवर्नमेंट आए उनको चाहिए कि वो एक किस्म से स्टेबिलिटी लेके आए। उस वक्त जो है लोग जो हैं वो जरा थोड़ा सा वो एक किस्म से सेटल डाउन हो जाएंगे। अच्छा शौकत तरीन साहब, अभी ये खबर आई है कि IMF का जायजा वक्त 31 जनवरी से 9 फरवरी तक मुज़ाकरात करेगा, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर $1 अरब की किस्त दी जाएगी। आप क्या समझते हैं, IMF से डॉलर आने के बाद अगर प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो क्या मुश्किलात हल हो जाएंगी? नहीं जी, मुश्किलात तो ज़्यादा होंगी आपकी। ये जो IMF का प्रोग्राम है उसमें वो टैक्सेस बढ़ा है। देखें जी, अभी 280 बिलियन टैक्सेस की ये बात करें, ये 280 बिलियन वाला टैक्स है नहीं। आपका इस वक्त जो गैप है वो इस वक्त एग्जिस्टिंग गैप 700-800 बिलियन का है, और आपका जो इस वक्त जो डेट सर्विसिंग है कॉस्ट है वो तकरीबन 3.9 ट्रिलियन आपने बजट किया था, वो 5000 अरब तक चली जाएगी। 1100 अरब वहाँ का गैप है। तो ये जो गैप है आपके ख्याल में 300 अरब से वो खुश हो जाएंगे। ये मिनी बजट की शुरुआत है अभी, तो ये बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज जाहिर है वो आपको इतना लीवर तो नहीं देंगे कि आप मतलब कोई 1000 अरब की छूट दे दें आपको। तो ये अब होगा ये कि उससे जब ये 1 बिलियन आपको दे देंगे, $1.2 बिलियन, उससे ये होगा कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, ये बाकी में भी UAE ऑल्सो $1 बिलियन वो जब दे देंगे तो 4-5 बिलियन 6 बिलियन डॉलर अगर आपके पास आ जाएगा तो एक किस्म से करेंसी में ज़रा थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। आपका ये जो पहिया है ये हो सकता है कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो जाए, क्योंकि इंपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो फरावानी से आना शुरू हो जाएंगी, या एटलीस्ट जो माल फंसा हुआ है ये कम से कम जो है ये रिलीज हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि मईशत तो बेहतर हो जाएगी लेकिन आम आदमी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी? वो तो बिल्कुल बढ़ जाएंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। ये तो इनके लिए ना ये उगल सकते हैं या ना निगल सकते हैं। ये ऐसी जगह फंस गए हैं ये आके, और ये अपनी वजह से फंसे हैं। ये किसी ने इनके लिए, या दुनिया की मईशत में कोई बेहतरी आ रही है, मतलब जो इंटरनेशनल जो प्राइस साइकिल है वो नीचे ही जा रहा है, तो ये जो हैं ये अपनी ही जो इन्होंने चीज़ें की हैं उसकी वजह से फंस रहे हैं। पॉलिटिकल हमारी जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त की जो सिचुएशन है, तरीन साहब आप कई दफा बात कर चुके हैं IMF से, क्या ये भी फैक्टर इन होती है कहीं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, IMF तो आपको यही कहेगा कि आपके पॉलिटिकली स्टेबल हालात होने चाहिए, बट वो कोई इशू नहीं बनाते। ये आपके अपने लिए, इकोनॉमी के लिए एक बड़ा एसेंशियल आइटम है कि आपके जो देखें जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जो देखें इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगी इकोनॉमी, तो इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट कौन इन्वेस्ट करता है? इन्वेस्टर करता है। इन्वेस्टर क्या चाहता है? वो देखता है कि यार ये जो हालात कैसे हैं, पॉलिटिकल हालात कैसे हैं, ये हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, हम अगर इन्वेस्ट करें तो क्या हमारा जो है इन्वेस्टमेंट वो डूब तो नहीं जाएगी। तो इन्वेस्टर के लिए जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एसेंशियल होती है। तो वो जो है वो देख रहे। अच्छा, फिर इधर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जब इनके बाई इलेक्शंस हुए और ये बाई इलेक्शंस भी हार गए, तो बिल्कुल एक किस्म के नॉट ओनली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो बिल्कुल एक किस्म से इनसिक्योर होके उसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। और चंद इन्वेस्टर्स तो ऐसे थे जो पैसे लेके वापस ले जाना शुरू हुआ। आपने देखा होगा दिसंबर में हमारी FDI जो थी वो नेगेटिव थी। अच्छा शौकत तरीन साहब, श्रीलंका ने मुल्क को उस वक्त डिफॉल्ट करार दिया था जब पेट्रोलियम मसनूआत का जहाज बंदरगाह पर खड़ा था और पैसे नहीं थे अदायगी के लिए। खुदा ना खास्ता हम पर तो वो वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ र्यूमर्स हैं कि अगले माह शायद पेट्रोल की किल्लत हो जाए। इस हवाले से लोगों में भी बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त वो हालत तो नहीं है, और ना ही मेरे ख्याल में जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो आपको ये होने देंगे। मेरा अपना व्यू ये है कि इस वक्त जितना हम ख़राब हो चुके हैं वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये है कि इसमें बईद नहीं है कि अगर आप बिल्कुल अभी भी जो अकल के नाखून नहीं लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तरीन साहब, आपके जहन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी कोई पैकेज है कि जब आप आएंगे
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठीक करनी है और बड़ी लॉन्ग ओवरड्यू हैं। आप कुछ करने की पोजीशन में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब।